गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भूगोल का 5वां अध्याय शुरू करेंगे। हाँ, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसे 1 तक का सिलेबस हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमने तीनों बुक्स के 5-5 अध्याय पढ़ने हैं। 2-2 हम स्कूल में कर चुके थे और 3-3 हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद रिवीजन करेंगे। आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। मैं आपको यहाँ से बताऊँगी टेस्ट के लिए क्वेश्चंस और आप वहाँ पर खुद लर्न करके अपना टेस्ट लेंगे। हाँ, तो आज का अध्याय है जल। हाँ, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढों के में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? देखिए, जल के बारे में आप सबको मालूम है कि जल क्या है, हमारे किस किस कार्य के काम आता है। और आपके स्कूल के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें जब वर्षा होती है तो कितना सारा पानी भर जाता है, लेकिन जब वर्षा ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसके बाद पानी कहाँ जाता है, ये सोचने वाली बात है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ये अंडरलाइन कीजिए। जब सूर्य की गर्मी तपती है तो जल बाष्प बनकर उड़ जाता है। ठंडा होने पर जल बाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और जब ठंड होती है तो जल बाष्प संघनित होकर बादल के रूप में चले जाते हैं। यहाँ से वर्षा होती है, बर्फ़ गिरती है और सही वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र में नीचे गिरता है। जब जल धरती पे होता है तो गर्मी की वजह से बाष्प बन के ऊपर चला जाता है और बादल बन के वर्षा होती है, फिर से धरती से ऊपर जाएगा, फिर से बाष्प बन के जाएगा और बादल बन के फिर से बरसेगा। इसी तरह से जल का जो नीचे से समुद्र से उठना और धरती पर वापस आना, इसी तरह का चक्र चलता रहता है। अब जिस प्रक्रम में लगातार जल अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए। आपको 3 टर्म्स याद रखनी है: महासागर, वायुमंडल, धरती। महासागर से जल उठता है, वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में जाएगा, बादल बनकर धरती पे वापस आएगा और फिर महासागर में जाएगा। फिर इसी तरह से जल का चक्र चलता रहता है। हाँ, हमारी पृथ्वी थलछाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत ताल, सोते एवं हिमनद है। अब आपको याद रखना है, लवण का मतलब होता है खारा पानी, अलवण का मतलब है जो पीने योग्य पानी है। पीने योग्य पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद, जो कि हमारे झरने वगैरह होते हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। अंडरलाइन कीजिए। महासागर और समुद्र में जो जल होता है वो खारा पानी होता है, वो पीने के लायक नहीं होता है। इनमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। महासागर में जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि खाने का सोडा होता है, खाने का नमक होता है। अब यहाँ पर मैप दिया गया है, विश्व का मैप है। इसमें आपको बताए गए हैं महाद्वीप कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं। आप 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं और 6ठी क्लास में आपको मैप बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं, आपको नाम लिखने हैं और कर्क रेखा कितने डिग्री पर गुजरती है, मकर रेखा कितने डिग्री पर है और विषुवत वृत्त कितने डिग्री पर है। आज के लिए आपका ये काम है। और आगे है जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अंडरलाइन कीजिए। 70.8% जल है पृथ्वी पर और बाकी स्थल है। तो 3/4 भाग किससे ढका है?
जल से। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। अब आप देखिए 70% अगर पानी है और फिर भी हमें पीने योग्य नहीं मिलता है तो ये सोचने वाली बात है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आप, महासागर से हमें कितना पानी मिलता है 97%। बर्फ क्षत्रक से हमें कितना पानी मिलता है 2। अब भूमिगत जल जो भूमि के अंदर है वो है 0.68 यानी कि 0 के बराबर। झीलों का अलवण जल है 0.009। नमकीन झीलें वायुमंडल में 0.0019। नदियों में है 0.0001। अब कितना कम पानी है, सिर्फ 1% हमारा पीने योग्य पानी है, बाकी सारा क्या है, खारा पानी है। और इसलिए हमारे पीने योग्य पानी की कमी पड़ती है। अब ऊपर ब्लॉक में दिया है यहाँ पर लवणता। लवणता मतलब खारे पानी, खारापन हमें कैसे पता चलता है। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको बहुत आप अपनी एक जीके की नोटबुक लगा सकते हैं, आप उसमें ये सारे एसएसटी के क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हाँ, और क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको बाद में बहुत काम आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको काम मैं देती हूँ आज के लिए। आपको जल चक्र की परिभाषा लिखनी है और आपको लवणता के बारे में लिखना है। बाकी आपको लिखना है कि कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।